हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज फिर एक बार आपका स्वागत है सुपर ग्रेड चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ, ज्योग्राफी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होता है और कैसे ये किसी देश की, किसी समाज की विकास में सहायक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे चीज़ें होती हैं, वे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले टूथब्रश करते हैं, तो वो टूथब्रश भी संसाधन हो गया हमारे लिए, टूथपेस्ट भी संसाधन हो गया। उसके बाद हम नहाते हैं तो पानी संसाधन हो गया। उसके बाद हम कपड़े पहनते हैं, रेडी होते हैं स्कूल के लिए डेली लाइफ में, तो वो कपड़े हमारे लिए संसाधन हो गए। फिर हम बस या किसी व्हीकल में बैठ के स्कूल जाते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन हो गया। उसके बाद हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं तो स्कूल हमारे लिए संसाधन हो गया। जो बुक्स वहाँ यूज़ करते हैं वो हमारे लिए संसाधन हो गया। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ कर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बुक्स यूज़ करते हैं तो बुक्स को जो है पेपर से बनती हैं और कागज़ जो है वो पौधों से बनता है, लकड़ी से बनता है। तो इसलिए वो चीज़ें जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से ले रहे हैं, नेचर से ही हम सब चीज़ें ले रहे हैं, जो भी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो कहीं और से तो आया नहीं है, कहीं ना कहीं वो नेचर से रिलेटेड है। इसलिए मैं बता दूँ आपको इसकी परिभाषा क्या बनी जाके, इसकी परिभाषा हुई जाके संसाधन से आशय उस प्रत्येक वस्तु से है जो मानव के लिए उपयोगी है अथवा उपयोगिता में सहायक है, जैसे खनिज, जैसे तेल, जैसे कोयला, जैसे जल, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। मतलब कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं जैसे एयर, जैसे सूर्य की रोशनी, जैसे जल, और कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं जैसे कपड़े, जैसे पेंसिल, जैसे बुक्स, हैं सब नेचर से ही रिलेटेड, लेकिन हम उन्हें मानवीकृत रूप में ढाल के, अपने हिसाब से उनको ढाल के, उनको परिवर्तित करके, उनका रूप परिवर्तित करके उनको हम इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अपनी सुविधा अनुसार रूपांतरण करके मानव प्रौद्योगिकी व संस्थाओं में उनका प्रयोग करता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। अब हम इन संसाधनों को कैसे अपने लिए यूज़ करते हैं जिससे हमें आर्थिक विकास में गति मिलती है, मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ है एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा आपके घर में कुकर जो होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। एल्यूमिनियम जो धातु है वो हम नेचर से प्राप्त करते हैं, मतलब हमें वो जो है वो अपने भौतिक पर्यावरण से मिलती है। किस रूप में मिलती है? वो धातु मिलती है हमें बॉक्साइट के रूप में, मतलब एल्यूमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। अब बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद उसे हम विभिन्न संस्थाओं को देते हैं। संस्थाओं का मतलब फैक्ट्रीज, जैसे कुकर बनाने की फैक्ट्री, जैसे बर्तन बनाने की फैक्ट्री, जैसे तार बनाने की फैक्ट्री, जैसे केबल बनाने की फैक्ट्री। तो इस तरीके से विभिन्न संस्थाओं को देके हम उसे मानवीकृत रूप में डालते हैं। अब उस एल्यूमिनियम से अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती है जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, भौतिक पर्यावरण से हमने बॉक्साइट लिया और बॉक्साइट लेने के बाद फिर हमने उसे प्रौद्योगिकी के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें से एल्यूमिनियम निकाला और एल्यूमिनियम निकालने के बाद उसको विभिन्न संस्थाओं को देके उससे अलग अलग चीज़ें बनाई। तो इस तरीके से हम पर्यावरण से संसाधनों का दोहन करके उन्हें मानवीकृत रूप में ढाल के फिर हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं, जैसे बेड, जैसे कपड़े, जैसे तकिए, जैसे आपका ग्रोसरी का आइटम, जैसे मसाले हो गए, तेल हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। जैसे आपका टेबल लैंप, डेकोरेटिव आइटम्स, या टेबल क्लॉथ, जैसे फर्नीचर जो लकड़ी पेड़ों से आती है उससे बनता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग प्रकार की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिससे आप संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वो संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं। अब हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरे मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जैसे जल हम सीधे प्रकृति से लेते हैं, जैसे सब्जियां जो हम सीधे प्रकृति से यूज़ करते हैं, जैसे फल, जैसे सेब या कोई भी फल, केला, जो भी फल है वो हम प्रकृति से सीधे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब इसमें से दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक वो संसाधन जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पानी को हमने यूज़ किया, उसके बाद पानी फिर से हमने उसको साफ़ किया, उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हो गया, ये नवीकरणीय संसाधन हो गया। एक संसाधन वो होता है जो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल। एक बार गाड़ी में डाला, पेट्रोल धुआं बन के निकल गया, काम खत्म हो गया उसका। तो ये हो गया अनवीकरणीय।
तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं यहाँ पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन में आ जाता है, मैं बता दूं आपको, सूर्य की रोशनी, जल और हवा। वायु निरंतर बहती रहती है, तो उसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, खत्म तो होती नहीं है वो। और जल से हम बिजली बनाते हैं, पन बिजली बनाते हैं, उसमें कहीं हमारा जल नष्ट नहीं होता, वो जल दोबारा चक्र में आके फिर हम उसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, नवीकरणीय योग्य संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो सतत अथवा प्रवाह वाले, जैसे जल या पवन, और एक वो होते हैं जो जैव होते हैं। जैव का मतलब जैव वनस्पति, जैसे पेड़ या जैसे जीव जंतु, जो कि पुनः चक्र में चलते रहते हैं। अब अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं? जो अनवीकरणीय योग्य होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पुनः चक्रीय, जैसे धातुएं पुनः चक्रीय कैसे होती है? देखिए, हमने क्या किया, हमने लोहा लिया या मान लीजिए एल्यूमिनियम लिया, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे, एल्यूमिनियम लिया हमने, एल्यूमिनियम से हमने कुकर बनाया, कुकर की काफ़ी दिन इस्तेमाल किया और उसके बाद कुकर हमारे लिए बेकार हो गया, तो उस कुकर को फिर हमने पिघला के दोबारा से एल्यूमिनियम में डाला और उस एल्यूमिनियम का तार बना दिया, तार से फिर हम बिजली प्रवाह करने लगे। तो ये क्या हो गई? ये पुनः चक्रीय धातुएं हो गई या पुनः चक्रीय संसाधन हो गए, जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं अचक्रीय संसाधन, जैसे पेट्रोल, जैसे कोयला, एक बार यूज कर लिया, काम खत्म हो गया। जैसे मिट्टी का तेल, एक बार जल गया, काम खत्म हो गया। तो ये अचक्रीय संसाधन होते हैं, इनको हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो मैं बता दूं आपको, जो जैव संसाधन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो पेड़ पौधे, वो भी जैव संसाधन हमारे लिए है, और दूसरी है जीव जंतु, वो भी हमारे लिए जैव संसाधन है। जैसे जीव जंतु, जैसे मुर्गी पालन का व्यवसाय हो गया या मछली पालन का व्यवसाय हो गया, उन्हें हम यूज करते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो रीजनरेट हो जाते हैं, मतलब पुनः अपने आप को स्थापित कर लेते हैं प्रकृति में, तो इसको हम जैव संसाधन कहते हैं। अब हम चलते हैं भारत, अपने देश की ओर। हमारे देश में कौन कौन से संसाधन कहाँ कहाँ कैसे किस रूप में पाए जाते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे देश में जो सबसे ऊपर राज्य है, जिसको हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से संसाधन हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो है वो हमें चीड़ की लकड़ी या सागौन के पेड़ या इस तरीके के पेड़ जो बहुत लंबे वृक्ष होते हैं, कटीलेदार पेड़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जलवायु जो है वो ठंडी है, और उसी प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। दूसरी चीज़ मिलती है हमें जल, पानी, नदियाँ, क्योंकि नदियाँ लगभग वहीं से आती हैं। और मैं बता दूं आपको कि ये संसाधन मिलके हम कह सकते हैं यहाँ पे वनस्पति संसाधन जो है वो हमें सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी हमारा ऐसा प्रदेश है जो वनस्पतियों का भंडार है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी वनस्पति जो हमें कहीं नहीं मिलती वो हमें वहाँ मिलती है। यहाँ पर भी हमें वनस्पति संसाधन मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में हमें मिलता है सौर ऊर्जा, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, मतलब सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधे तौर पर पड़ती हैं, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा संसाधन जो है वो हमें सबसे अधिक मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी हमें जल और पठार का इलाका है, तो यहाँ पर ऐसा कोई खनिज नहीं है, लेकिन बस ये है कि हमें यहाँ पे वनस्पति भी है और पानी भी है, सब कुछ मिला जुला हिसाब किताब है। चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में हमें मिलता है कोयला, झारखंड में मिलता है हमें खनिज लोहा मिलता है हमको झारखंड में। पश्चिम बंगाल में लोहा मिलता है, कोयला मिलता है। यहाँ पर हमें खनिज के रूप में लोहा, तांबा, बॉक्साइट और कई सारी धातुएं मिल जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी धातुएं हमको मिलती हैं, जैसे मैग्नीज हो गई, जैसे लोहा हो गया, ये सब धातुएं हमें मिलती हैं। मतलब जो बीच का पठारी एरिया है, यहाँ पर हमें काफ़ी सारी धातुएं मिल जाती है। इसके बाद चलते हैं हम दक्षिण की ओर। दक्षिण में हमें मिलते हैं बहुत सारी वनस्पति, और जैसे आपने सुना होगा दक्षिण में मसाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पर इलायची के पहाड़ भी हैं। इस प्रकार से पूरे भारत में विविध प्रकार की श्रेणियाँ हैं, विविध प्रकार की चीज़ें अलग अलग स्थानों पे मिलती हैं। उत्तरी भारत को भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी वनस्पति पेड़ पौधे बहुत अधिक हैं। मतलब हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो वनस्पति संसाधन सबसे अधिक मिलते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के वन्य प्राणी भी अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वन्य प्राणी अभ्यारण्य बने हुए हैं, और कई सारे ऐसे पशु पक्षी हैं जिनका अस्तित्व उनके द्वारा बचाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भू संसाधन। भू संसाधन में मैं बता दूं आपको, पठार 27% है, पर्वत 30% है, और मैदानी इलाका 43% है भारत में।
तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो डिवीज़न है अलग अलग चीज़ों का, ये हमारे भारत में पाया जाता है। इस प्रकार से हम अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करते हैं, इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सुपर ग्रेड। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, जिससे मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ या उसको और इलैबोरेट कर सकूँ जो आपको चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।